हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे जो है 12th की NCERT पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 के अगले पार्ट के बारे में। हमने ये देखा था कि कांग्रेस जो है किस प्रकार अपना प्रभुत्व स्थापित की थी, और आज हम उसी की और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे, यानी कि एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। और ये देखेंगे हम कि प्रश्न उत्तर में क्या चीज़ें निहित हैं, और इस चैप्टर का पूरा सार हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप सबने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, इसके बाद जो है वीडियो आप शेयर कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम कांग्रेस के प्रभुत्व के प्रकृति के बारे में। देखिए, भारत ही ऐसा एकमात्र देश नहीं है कि जहाँ जो है एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एक पार्टी का जो है प्रभुत्व रहा है, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल हम ये देखते हैं कि बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में जो है एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच ना बहुत बड़ा अंतर है। देखिए क्या होता है कि जो भारत के अलावा मुल्क हैं, ठीक है, इसमें एक पार्टी का प्रभुत्व जो है लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। ठीक है, बात करेंगे अगर चीन की, क्यूबा की, सीरिया की, तो इनके संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। कुछ और अगर देश की बात करूं, जैसे कि म्यांमार हो गए, बेलारूस, इरिट्रिया, इसमें जो है एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। ठीक है, और अब से अगर कुछ साल पहले की बात करूं ना, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में जो कायम एक पार्टी के प्रभुत्व जो है इन उदाहरणों से कई अलग है। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर पार्टी की, तो एक पार्टी का प्रभुत्व जो है लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, और आज़ादी के पहले ये जो कांग्रेस पार्टी थी, बढ़ चढ़ कर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बढ़ चढ़ कर हमारे देश को आज़ाद कराने में भूमिका निर्वहन किए हैं। ठीक है, अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे की होड़ की, और तब भी आप देखो, तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में देखिए कि रंग भेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी जो है कुछ ऐसा ही हाल था। ठीक है, ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। भारत का उदाहरण जो है कुछ बहुत दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। आप सभी को मैं बता दूं, देखिए क्या है ना कि ये जो कांग्रेस पार्टी थी, ये जो है इस असाधारण सफलता की जड़ें ना इनकी जो है स्वाधीनता संग्राम से, जैसा कि मैंने बताया ना कि देश को आज़ाद कराने में इस कांग्रेस पार्टी का पूरा लगभग पूरा हाथ है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे, गांधी जी भी थे, सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे इसी पार्टी में तो थे। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट के वारिस के रूप में देखा जाता है। और आज़ादी के आंदोलन में ना ये जो अग्रणी नेता है, ये कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि देश के लोगों के प्रति उनका जो है मोह स्नेह रहेगा ही रहेगा कि हमें इन लोगों ने आज़ादी दिलाई, तो हमारे नेतृत्वकर्ता भी यही होने चाहिए। आगे बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस जो है पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। 1885 में ही इसका गठन हो गया था, है ना। और बाकी दल जो है अभी अपनी रणनीति सोच जी है हो ही रहे थे, रणनीति सोच रहे थे। कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल क्या है कि अनेक पार्टियों का गठन जो है स्वतंत्रता के समय या फिर आसपास या फिर उसके बाद हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया 1885 में। तो स्वतंत्रता के बहुत पहले इसका गठन हो गया ना। तो कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला, इसीलिए इसका दबदबा जो है इतने साल तक कायम रहा। ठीक है, बाकी पार्टियों को अपनी पैठ जमाने में टाइम लगे। ठीक है, तो आज़ादी के वक्त तक ये पार्टी जो है देश में चारों ओर फैल चुकी थी। आप ये बात दिए गए मानचित्र में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कांग्रेस जो है हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन में अगुआ रही थी, और सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि इतने सालों तक कांग्रेस का दबदबा रहा। ठीक है, और उसकी प्रकृति जो है सबको समेटकर मेल जोल कर साथ चलने की थी। आगे बात करते हैं। कांग्रेस जो है एक सामाजिक और विचारधारात्मक जो है गठबंधन के रूप में उभरी। आप ये बात बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में, मैंने बताया आपको। ठीक है,
WHO ह्यूम ने किया है, ठीक है। और उस वक्त ना नवशिक्षित जो है होते थे, कामकाजी जो होते थे, व्यापारी वर्ग जो होते थे, इन सभी का हित समूह भी जो है था, इसी में था, ठीक है। लेकिन 20वीं सदी में इस जन आंदोलन का रूप ले लिया इसने, और इस वजह से ना कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में क्या था कि कांग्रेस में ना अंग्रेजवादी, अगड़ी जाति, ऊंचे मध्यम वर्ग, शहरी अभिजन का बोलबाला था। लेकिन जब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए ना, तो उनका सामाजिक आधार भी बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को ना एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में कौन थे? किसान भी थे, उद्योगपति, शहर के बाशिंदे, गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, जाति, सबको जगह मिली। और धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे कांग्रेस का विस्तार हुआ, ठीक है। इसके नेतृत्व वर्ग में जो है उच्च वर्ग या जाति के पेशे वर्ग लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, इसमें सभी वर्ग के लोग थे। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले, गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले भी नेता उभरे, ठीक है। आगे हम देखेंगे भी, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट हम देखेंगे, ठीक है। और आज़ादी के समय तक कांग्रेस का जो है एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार हो चुकी थी। वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से जो है भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। आगे देखिए, इनमें से जो अनेक समूह थे, इन्होंने अपनी पहचान को जो है कांग्रेस के साथ एक में कर दिया, ठीक है। और कई बार ये भी हुआ ना कि कई समूह ने अपनी पहचान को क्या किया कि कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या फिर समूह में जो है कांग्रेस के भीतर बने रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि वे कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी था, ठीक है। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर धारा में जो है मध्यम वर्गीय को समाहित किया है, ठीक है। और ये कांग्रेस ही एक ऐसा मंच था जिसमें जो है अनेक समूहों का हित राजनीतिक दल तक आ जुटते थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। और आज़ादी से पहले के वक्त में ना अनेक संगठन और पार्टियां भी जो है कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी उन्हें। हालांकि इन गठबंधनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे। देखिए, एक सांगठनिक ढांचा भी अलग होता है ना। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसके बाद जो है कांग्रेस से अलग हो गई, ठीक है, विपक्षी दल बन गए। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम और नीति को लेकर कुछ मतभेद हुए होंगे, इससे जो है वो अलग हो गए। कांग्रेस पार्टी सुलझा भले ना पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी, ठीक है, और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी। बात करेंगे अब हम गुटों में तालमेल और सहनशीलता। देखिए, कांग्रेस के जो गठबंधन होते थे ना, इसके स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो ये कि जो भी आए, ध्यान रखेंगे, जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता। और इस कारण ना गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन यानी कि बैलेंस साध कर चलना पड़ता है कि जितनी भी पार्टियां गठबंधित हुई हैं उन सबको संतुष्ट करके चलना पड़ता है, ठीक है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना होता है। सर्वसमावेशी यानी कि सबका विकास, समावेशी का मतलब होता है ना सबका विकास, एक साथ विकास होना, तो यही सर्वसमावेशी का जो है गठबंधन का मोटिव होता है, ठीक है। और इस रणनीति के वजह से विपक्ष जो है कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में जो है उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरा, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी होती है ज़्यादा, ध्यान रखेंगे। और विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी ना उसमें समाई हो जाती है। आप ये देखो कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों बातों पर बहुत अमल किया और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। और इसी कारण मैं आपको बता दूं कि अगर कोई समूह, ध्यान रखेंगे, अगर कोई समूह का रुख जो है या फिर कह लीजिए आपकी सत्ता में प्राप्त हिस्से से नाखुश भी हो तो वो पार्टी में बना रहता है। पार्टी छोड़कर नहीं चला जाता है कि मैं पार्टी छोड़कर विपक्ष में चला जाऊंगा, विपक्ष में अपनी भूमिका निभाऊंगा, ठीक है। पार्टी के अंदर जो मौजूद विभिन्न समूह के गुट कहे जाते हैं, उन्हें गठबंधनी स्वभाव के कारण ना कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला।
कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकार की वजह बनी थी। लेकिन अक्सर जो है आप देखो कि गुटों के बनने से क्या होता है, इसके पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती है। और ऐसे में जो अंदरूनी गुटबाजी होती है वो कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। क्यों? क्योंकि पार्टी के जो भीतर बहुत सारे गुट हैं, इसमें आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी और इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की जो है नुमाइंदगी कर रहे नेता क्या करते थे, कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। और पार्टी से पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा। इन्होंने ये सोचा कि हमें तो बहुमत मिलेगा नहीं, हम पार्टी से बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए वे इसमें बने रहते थे। देखिए, कांग्रेस की जो अधिकतर प्रांतीय इकाइयाँ होती थी विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी, ठीक है, और ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस जो है एक भारी भरकम मध्यमार्गी जो है पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी, ठीक है, और इस तरह क्या होता था कि बाकी पार्टियां हाशिए पर रह गई, उनका कोई अस्तित्व नहीं हुआ और 60 सालों से भी अधिक तक जो है कांग्रेस ने शासन किया, ठीक है, और शासक दल का कोई विकल्प ही नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित भी करती थी। गुटों की मौजूदगी का ये जो प्रणाली था शासक दल के भीतर संतुलन साधने का एक औजार की तरह काम करती थी, ठीक है, और इस तरह आप देखो कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी, ठीक है, और इसी कारण ना भारतीय राजनीति के कालखंड जो है कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अब विपक्षी प्रणालियों का उद्भव कैसे हुआ ये देखते हैं। हमने जैसा देखा कि ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी, बिल्कुल थी। चुनाव परिणामों की चर्चा पर हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय यानी कि बहुत सारे दलों के लोकतंत्र वाले अन्य देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां हुआ करती थी। ये नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस ही मात्र एक पार्टी हुई थी, ठीक है, और इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनावों से कई पहले बन चुकी थी, ठीक है। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्ष पार्टी की खोजी जा सकती है। देखिए, 1950 का जो दशक था, इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया था, ठीक है। फिर भी आप देखो कि इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा। अब आप ये देखो कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, आप ये सोचो। सत्ता पक्ष बस रहेगा और विपक्ष नहीं रहेगा तो क्या होगा? यही वही वाला होगा। जर्मनी के शासक जो है हिटलर था, वो अपना ही शासन चलाता था। तो विपक्ष जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वो जो है मेरिट और डिमेरिट दोनों के बारे में बात करती है कि सरकार ने अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, कोई चीज़ नीति लाई है सरकार, तो उसके बेनिफिट क्या है और उसके जो है नकारात्मक प्रभाव क्या है, ठीक है। तो विपक्ष का होना भी उतना ही बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो जीवित रहा, ठीक है, और ऐसा करके इन दलों ने ना व्यवस्था जन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका और ये जो दल थे ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने की अहम भूमिका निभाई। देखिए, शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था, ठीक है। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को अक्सर सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से ना इस किस्म का निजी रिश्ता और उनके प्रति सम्मान की भावना दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। उस दौर में सम्मान होता था, लेकिन आज के दौर में देखिए विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं। पक्ष विपक्ष जो है इतने तीखे वार। लोकसभा में आप देखो, लोकसभा में जब जो है काल होता है, लोकसभा का काल, जब वहाँ पे बैठक होती है, देखिए कितने ज़्यादा गर्मजोशी से होती है, लोग एक दूसरे पर कुर्सियाँ फेंकने, तो वो चीज़ें अब रह ही नहीं गई हैं।
देखिए, सामाजिक और विचारधारात्मक जो है रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरा। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त थी। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह ने जो है अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हो गया और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर रहा। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3। ठीक है, तो कांग्रेस जो है, अभी कांग्रेस को बहुत साल लगेंगे अपना जो है वही रुतबा कायम करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ होने वाला है, लेकिन अगर कांग्रेस अच्छी नीति से काम करेगी तो ज़रूर जो है कांग्रेस की सरकार एक न एक दिन ज़रूर आएगी। चैप्टर हुआ समाप्त। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला है 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ, ध्यान रखेंगे लोकसभा के साथ साथ यहाँ होगा राज्य विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा के लिए भी चुनाव कराए गए थे। अब इसे रब कर देती हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डैश लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। तो कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ लिख देती हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तीसरा है डैश स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। तो क्या होगा? राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। आगे बढ़ते हैं। अब ये मेल मिलाना है, पहले में नेताओं के नाम दर्ज है, दूसरे में दलों के, दोनों में मेल। तो हैं S.A. डांगे, तो ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये भारतीय जनसंघ के नेता थे। मीनू मसानी, तो ये जो है स्वतंत्र पार्टी की नेता थी। अशोक मेहता, तो ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में। यहाँ 4 बयान दिए गए हैं, प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण थी। तो बिल्कुल सही है। अगला है जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। नहीं भाई, गलत है। अगला क्वेश्चन है एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। तो बिल्कुल सही है। अगला है एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतरों का उल्लेख करिए। देखिए, यदि भारतीय जनसंघ सरकार बनती तो क्या करती? पहला तो वो हिंदी राष्ट्रभाषा को मान्यता रखती। दूसरा क्या करती? सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों को रियायतें देने का विरोध करती। तीसरा, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की और जो है प्रयत्न करती। और अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार होती तो क्या करती? पहला, मजदूर और किसानों के हितों में समर्थन करती। दूसरा, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अनुसार विशेष स्थिति प्राप्त है, पार्टी इसको खत्म करने का प्रयास करती। तीसरा, काम के अधिकार मौलिक अधिकारों में जो है समाहित करती। इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें। देखिए, कांग्रेस एक जो है विचारधारात्मक गठबंधन थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बहुत से व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह थे जो अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ मिला नहीं पाए और अपने अपने विचारों और मूल्यों को मानते हुए भी कांग्रेस में बने रहे। कांग्रेस में नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, ये सारे विचारधारात्मक गठबंधन पाए जाते हैं। आप ये देखो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या एकल पार्टी
प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। देखिए, इस कथन में सच्चाई तो है कि एकल पार्टी प्रभुत्व के कारण जो है भारतीय राजनीति के लोकतंत्र चरित्र पर खराब असर हुआ। क्यों? क्योंकि इस कारण ना कोई भी विचारधारात्मक गठबंधन और पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाई और मतदाताओं के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, आगे तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ है। मैं 8वां बताती हूँ। 8वें का आंसर ये होगा कि भारत और मैक्सिको दोनों देश में जो है एक खास समय में एक ही दल प्रभुत्व था, लेकिन दोनों देशों में एक दल के प्रभुत्व के स्वरूप में मौलिक अंतर था। जहां भारत में लोकतांत्रिक आधार का एक दल प्रभुत्व कायम था, वहीं मैक्सिको में एक दल की तानाशाही पाई जाती है और लोगों को जो है अपने अपने रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे तो 10वें क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखिए, लेखक का इसमें विचार ये दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा। लेखक का विचार ये है कि कांग्रेस जो है एक सर्वांग सम और अनुशासित पार्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक अनुशासित पार्टी में किसी विवादित विषय पर स्वस्थ विचार विमर्श संभव नहीं हो पाता, जो कि देश एवं जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा होता। लेखक का विचार ये है कि कांग्रेस पार्टी के सभी धर्मों, जातियों, विचारधाराओं के नेता शामिल हैं। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक है, तभी देश की वास्तविक लोकतंत्र उभर कर सामने आएगा। और इसलिए लेखक कहता है कि कांग्रेस पार्टी को सर्वांग सम और अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए। बी वाला है कि शुरुआती सालों में कांग्रेस द्वारा निभाई गई समन्वयवादी भूमिका के कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और अपने शुरुआती वर्षों में जो है इसने पार्टी के कई विषयों के महत्वपूर्ण समन्वयकारी भूमिका निभाई। इस पार्टी ने देश के नागरिकों और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक कड़ी का कार्य किया। ठीक है, यानी कि एक कड़ी जोड़ने का कार्य किया। तो यही समाप्त होता है ये वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगले जो है चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कल, यानी कि चैप्टर 3। थैंक यू वेरी मच।